क्लास 9th SST सिविक्स चैप्टर 2 समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देश सदस्य हैं। इसमें महासभा में इन 193 देशों को एक एक वोट मिला हुआ है, एक एक वोट देने के अधिकारी हैं ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल होती है, यानी वर्ष में एक बार बैठक होती है। महासभा का स्वरूप काफ़ी कुछ संसद की तरह है। इसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगे है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है, पर असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही रहती है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? स्थायी सदस्य ही खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज़्यादातर भाग वहन करते हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, पर इसके सभी सदस्य यानी 189 देश इसके सदस्य हैं, जिनको समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 40% से अधिक वोटों पर सिर्फ 7 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा का अधिकार है। बाकी 182 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। फैसले लेने के इन तरीकों की तुलना उन लोकतांत्रिक तरीकों से करें जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करते रहे हैं। ज़रा सोचिए, आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद स्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें पूरे संसद द्वारा लिए गए फैसले को भी रोकने का अधिकार हो। या फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहां के सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देने या रोक देने में सक्षम हों। क्या आप इसको लोकतांत्रिक कहेंगे? राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं हैं तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के भी कोई बहुत उत्साहवर्धक संकेत नहीं दिखते। दरअसल विभिन्न राष्ट्र तो पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न है, 20 साल पहले दुनिया में कौन सी 2 महाशक्तियाँ थीं, उनके नाम बताइए।
इन दोनों महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूह की प्रतिद्वंद्विता और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर रहा करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति बन गया। यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है निकालना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है या इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। ज़रूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह लोगों के संघर्षों और पहल से मजबूत हुआ है, वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्ष से ही आगे बढ़ी है।